हजारों जो बच्चे जो राजनीति में आना चाहते हैं उनको एक उम्मीद की किरण है कि अगर होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम स्टेटहुड जल्दी दे देंगे तो अब तो चुनाव भी हो गए। अब तो 370 को हटाए हुए आपको 6 साल, तो अब तो अपना वादा पूरा कर दिया हमने, जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बना दिया। फिर स्टेटहुड देने में क्या दिया? उन्होंने कहा कि हम यूटी को स्टेटहुड में तब्दील करेंगे। हमने ये होना तो ये चाहिए था कि जैसे चुनाव हो पहले तो स्टेटहुड मिलती फिर चुनाव होता। चलो अगर चुनाव हो गए तो वोट से पहले पहले स्टेटहुड मिल जाती। आप KNS के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खुशामदीद। मैं हूं इश्तियाक अहमद। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है MLA राजौरी इफ्तिकार अहमद साहब, जो पहली बार इलेक्शन लड़े और अच्छी मार्जिन से जीत के आए हैं। बीजेपी के कैंडिडेट को इन्होंने हराया था। इफ्तिकार साहब, आपका खुशामदीद है हमारे प्रोग्राम में। इफ्तिकार साहब, आपसे पहला मेरा जो सवाल रहेगा वो ये कि पॉलिटिक्स में जो जर्नी आपकी शुरू हुई वो कैसे हुई और किस चीज ने आपको पॉलिटिक्स में लाया? देखिए, मैंने पॉलिटिक्स जो था वो मेरा पैशन है और मैं स्टूडेंट डेज से ही पॉलिटिक्स में मेरा शौक था। और क्योंकि मुझे मैं जब समाज में देखता था कि बदलाव करना है, तो डेमोक्रेसी में अगर बदलाव करना है तो आप कोई ऑफिसर बन के उतना बदलाव नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पॉलिटिकल सिस्टम में उतरना पड़ता है। मैंने 2003 में कॉलेज प्रेसिडेंट बना और मैंने NSY कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है उसको ज्वाइन किया। तो ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर मैं कॉलेज वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना। फिर मैं जम्मू यूनिवर्सिटी जब मैंने लॉ की तब मैं NSY की स्टेट कमेटी में आया। और मैं इस जर्नी को आगे बढ़ाने का क्रेडिट अपने लीडर आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को देता हूँ, क्योंकि जब राहुल जी 2007 में NSY यूथ कांग्रेस के इंचार्ज बने तो उन्होंने एक टैलेंट हंट सिस्टम लाया और उन्होंने इलेक्शन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया कि भाई, उनका कहना था कि मैं राजनीति के बंद दरवाजे आम युवाओं के लिए खोलना चाहता हूँ। सही। और ऐसे युवाओं को मौका मिले जिनके कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ना तो पैसा था इतना, आज भी नहीं है, ना मेरे पास इतना कोई बड़ा नाम, मेरे परिवार में कोई बड़ा लीडर मंत्री वो भी नहीं। और उसके बाद मेरा जो कोई बड़ी बहादुरी भी उतना नहीं है, लेकिन एक काम करने की क्षमता थी। जब राहुल जी ने ये सिस्टम लाया तो मैं स्टेट में काम किया। उसके बाद फिर मैं इलेक्शन सिस्टम में इलेक्शन कमिश्नर बन गया। तो मैं नेशनल पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5 इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए, जिनकी जिम्मेदारी थी कि उसको पार्टी के इलेक्शन करवाने। और जम्मू कश्मीर से मैं पहला आदमी था जो इलेक्शन कमिश्नर बना। उसके मुझे कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया पूरे देश में काम करने का। NSY इसके बाद मैं यूथ कांग्रेस में चला गया। यूथ कांग्रेस में मैंने काम किया, मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन रहा, नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा। फिर वहाँ से मैंने AICC में जो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन होते हैं उसका मैं मणिपुर का इंचार्ज रहा। और फिर 2011 से लेकर 2023-22 तक मैं नेशनल में रहा और लगभग मैंने 26 रियासतों में काम किया। बहुत अच्छा। और 600 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में घूमा हूँ। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में जब मैं वापस आया तो यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं जनरल सेक्रेटरी बना। और 2024 में मुझे पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, मेरे लीडर ने मुझ पर भरोसा जताया, मेरे अध्यक्ष तारक अमीर करा साहब ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे मैंडेट दिया और मैं राजौरी से जीता। इफ्तिकार साहब, आप चूंकि आप एक MLA हैं, लोगों ने आपको चुना है, लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है। एक यूनियन टेरिटरी है, पहले स्टेट हुआ करती थी। किस तरह का मुश्किल है इसमें काम करना एक MLA के लिए? देखिए, कभी भी यूटी जो है वो स्टेट का मुतबादिल नहीं हो सकता। और वो स्टेट जो महाराजा के समय से स्टेट थी और जिसको एक खसूसी इख्तियार थे, आज यूटी में काम करने की दिक्कत तो है, लेकिन जो कि हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमें लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ वोट डाला है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे जीतने से जम्मू कश्मीर की राजनीति में करोड़ों गरीब परिवार के बच्चों को, हजारों जो बच्चे जो राजनीति में आना चाहते हैं उनको एक उम्मीद की किरण मिली कि अगर इफ्तिखार अहमद MLA बन सकता है तो कोई भी गरीब का बच्चा
किसी भी मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा एमएलए बन सकता क्या ऐसा माहौल सिर्फ कांग्रेस में है जो यूथ को वो मौका देना चाहती है? है। हमारे यहाँ तो दिया उन्होंने, हम्म, कांग्रेस में लोग बहुत सारे नौजवानों को टिकट मिली, हम्म, उसमें जम्मू प्रांत से एक मैं जीता, लेकिन बहुत सारे अच्छे जिन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा, सही। इसी कारण से रह के वो, लेकिन वो मौका मिला। अब जो आपने वर्किंग की बात की, हाँ हाँ, तो जितना हम कर सकते हैं जो हमारे डोमेन में है वो तो हमें करना है। अभी मैंने, जब मैं एमएलए बना तो लोग कहते थे कि एमएलए दिखता नहीं। एमएलए इलेक्शन जीतने के बाद फिर 5 साल के बाद वो दिखता है। तो मैंने जीतने के दूसरे दिन ही, अभी तक मेरी 52 पंचायतें, 52 पंचायतों में से 34 पंचायतों में मैंने शुक्रिया की, एक विजिट किया, उनका शुक्रिया अदा किया वोटर का। एक दिन एक पंचायत में दिया, उनके हाल चाल पूछा, उनका क्या वर्किंग क्या चल रही है वो सारा देखा। उसके बाद 5 मैंने मेरी म्यूनसिपल काउंसिल की 5 वार्ड्स वहाँ भी मैंने विजिट किया। उसके बाद अभी मैंने मुसलसल 3-4 दिन से मैंने हर डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग ली, क्योंकि एक गरीब आदमी का काम जो है वो क्या है। अगर हम सिर्फ एक, जो एमएलए होता है वो ब्रिज का काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, इन एडिशन टू इस जो वो लेजिस्लेचर और लॉ मेकिंग, उसके अलावा एक ब्रिज का काम करता है लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। मैंने इन डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग ली, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो स्कीम्स चल रही हैं उनको लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसमें मैंने हर डिपार्टमेंट की अलग से एक जॉइंट मीटिंग नहीं, जैसे बिजली की अलग से ली, उसके बाद बिजली के बाद फिर पानी जल शक्ति डिपार्टमेंट की ली, हेल्थ की ली, ईएचसी की ली, इरिगेशन की ली, एग्रीकल्चर की ली, उस रूरल डेवलपमेंट की ली, पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी की ली। तो जाहिर सब जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मीटिंग्स ली और लोगों की मुश्किलातों को आपने सामने रखा। जाहिर सी बात है आप अलायंस में है, नेशनल कांग्रेस के साथ आपने एकजुट होकर इलेक्शन लड़ा है। क्या उस सरकार से आप मुतमईन हैं जो आज की सरकार है जो चल रही है, जो नेशनल कांग्रेस, क्योंकि आप अब हिस्सा भी नहीं बने हैं, पहले ये बताया गया था कि शायद कांग्रेस के भी मिनिस्टर्स होंगे क्योंकि आपकी तादाद कम थी एमएलएज की। तो आप खुश हैं जो सरकार अभी काम कर रही है ग्राउंड देखिए, सतह पे? जो सरकार बने हुए अभी 4 महीने, हम्म, 8 तारीख को कंप्लीट हो, जब मैंडेट मिला और उसके बाद सरकार का गठन हुआ, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन जब से देश आज़ाद हुआ तब से पहली बार आई। तो उसमें बिजनेस रूल बनाने थे, बिजनेस रूल फ्रेम करने थे, और जो सेशन जो असेंबली का हुआ 5 दिन का, उसमें जब सरकार की ओथ सेरेमनी, एमएलए की ओथ सेरेमनी, अभी सरकार काम तो स्टार्ट किया है। और अभी क्योंकि बजट सेशन है हमारा, 3 मार्च से बजट सेशन है, तो सरकार जो यूटी के हालात के मुताबिक जितने इख्तियारात यूटी में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को होते हैं, उस हिसाब से तो सरकार कर रही है काम। सरकार कह रही है ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम में काम सही से नहीं हो रहा है, एलजी साहब अलग से काम कर रहे हैं, ये सरकार का मानना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है। आपको क्या लगता है ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो रही है काम को लेके? देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ एलजी साहब के पास है, और वो होम मिनिस्ट्री उसको गवर्न करती है, मॉनिटर करती है, और कुछ चीज़ें अभी, कुछ चीज़ों में क्लियरिटी नहीं है कि भाई कौन किसके पास है, किस लेवल तक क्या चीज़ होगी। तो ड्यूल सिस्टम में कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान तो होता है, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम स्टेटहुड जल्दी दे देंगे, तो अब तो चुनाव भी हो गए, अब तो 370 को हटाए हुए आपको 6 साल, तो अब तो अपना वादा पूरा कर दीजिए। अब तो लोगों को जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, उनका फेथ को रिस्टोर करने के लिए, अब अपनी बात, कही हुई बात को पूरा कर दीजिए। मैं तो उनसे कहूंगा कि जितना जल्दी स्टेटहुड रिस्टोर हो, ताकि हम भी यहाँ खुल के काम कर सकें। वो कह रहे हैं कि राइट टाइम पे स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा। तो वो राइट टाइम कोई मुहूर्त निकालनी है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय राइट टाइम? मतलब राइट टाइम को आप एक्सप्लेन कीजिए। आप बोलिए राइट टाइम 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, या जब तक ये चीज होती। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने हालात बेहतर कर दिए, एक तरफ आप कहते हैं कि हमने यहाँ सब कुछ विकास ही विकास है, आप कहते हैं हमने जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बना दिया। फिर स्टेटहुड देने में क्या दिक्कत
सही। कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अंतर है। सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर समझते हैं, क्योंकि हमने कल भी एक हादसा होते हुए देखा कश्मीर में, एक एक्स आर्मी के एक पर्सन को मारा गया, उसकी फैमिली पर अटैक हुआ। तो आपको लगता है सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर है जो दावा कर रही है सरकार? देखिए, अगर आप हालात देखेंगे और जिस तरीके से सरकार बनने के बाद, खासकर लोकसभा का इलेक्शन के बाद जो स्पेसिफिक टारगेट किलिंग हुई, उसके लिए अब तो लॉ एंड ऑर्डर और सारा कुछ दिल्ली सरकार के पास, पावर्स सारी उनके पास। और जिस तरीके की वारदात हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, और सरकार के हाथ में है तो सिक्योरिटी फेलियर तो उन्हीं का है, और उस पर उनको जवाबदेही भी उनकी है और अकाउंटेबिलिटी भी उनकी है। इफ्तिकार साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपका अलायंस मजबूत है, या आज की डेट में ये हम ये समझे कि वो उसमें वो मजबूती नहीं रही जब पहले आपने इलेक्शन लड़ा था, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा भी नहीं है, मिनिस्टर आपका कांग्रेस का कोई है नहीं? देखिए, हमने प्री पोल अनाउंस किया हाँ। और 32 सीटों पर हमने लड़ा, 51 सीटों पर उन्होंने लड़ा। अलायंस में मैंडेट इंडिया अलायंस को मिला, लोगों ने भरपूर वोट दिया और हमने समर्थन दिया बाहर से, क्योंकि हमारे इस मुद्दे पर हमारे अध्यक्ष तारक अमीर साहब ने ऑलरेडी इस पे स्टेटमेंट दिया कि हम तो चाहते थे कि सरकार अपना वादा पूरा करे, केंद्र सरकार। उन्होंने कहा कि हम यूटी को स्टेटहुड में तब्दील करेंगे। हमने ये होना तो ये चाहिए था कि जैसे चुनाव हो गए, पहले तो स्टेटहुड मिलती फिर चुनाव होते। चलो, अगर चुनाव हो गए तो ओथ से पहले पहले स्टेटहुड मिल जाती, लेकिन हमने ये कहा है कि हम सरकार का हिस्सा तब बनेंगे जब यहाँ स्टेटहुड। लेकिन मान लीजिए स्टेटहुड अभी नहीं आ रहा है, तो क्या तब तक आप हिस्सा ही नहीं बनेंगे? हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं। हमारा मकसद मंत्रालय लेना नहीं है, हमारा मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाना है, आज उस फेथ को रिस्टोर करना है। वो फिजा बदली है जो राहुल गांधी ने जो पैदल यात्रा निकाली कश्मीर टू कन्याकुमारी टू कश्मीर। पहली बार मैं आपको बताऊं, जब उनका बनाल से जब वो इंटर हुए, तो जब से ये इन्होंने 370 को खत्म किया तो कश्मीर के अंदर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं थी। वो पहली एक्टिविटी थी जब राहुल जी पैदल यात्रा निकाली, और बर्फबारी होने के बाद भी लाखों की तादाद में लोग बाहर सड़कों पर निकल कर आए। और आपने देखा कि उसका मैंडेट भी आपने देखा कि किस तरीके से मैंडेट भी मिला। वहाँ लोगों ने बढ़ चढ़ के बीजेपी के खिलाफ वोट डाला, और आज बीजेपी को इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि भाई हमें लोगों ने नकार दिया। अब मैं तो आपके माध्यम से बीजेपी के एमएलए से पूछना चाहता हूँ, भाई क्या आपको स्टेटहुड नहीं चाहिए? क्या जम्मू के लोगों को, जहां से लोगों ने भर भर के आपको वोट दिए हैं, आप तो उनके साथ भी धोखा कर रहे हैं। आप बीजेपी के एमएलए भी कहते हैं अप्रोप्रिएट टाइम, यानी अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा आएगा? तो ये तो दोहरा मापदंड है। जो आपके कोर इश्यूज थे जेएनके को लेके, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना स्टैंड है, वो स्पेशल स्टेट्स की भी बात कर रहे हैं, जहां उन्होंने असेंबली में इस पर रेजोल्यूशन भी लाया। कांग्रेस क्या वो जो कोर इश्यूज है जेएनके को लेके, वो उससे शायद उस पटरी से उतरी है? क्योंकि आजकल उस तरह के स्टेटमेंट नहीं आते हैं जिस तरह इलेक्शन से पहले आते थे। लाइक आपने भी आर्टिकल 370 को लेके बात की थी, आपने रेस्ट्रिक्शन ऑफ ये दरबार मुख की बात की थी, लेकिन अब वो स्टेटमेंट्स हमें देखने को नहीं मिल रहे। क्या वजह है? देखिए, जब रेजोल्यूशन की आपने बात की, रेजोल्यूशन जब असेंबली में मूव हुआ तो आपने देखा कि हमने उसका समर्थन किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उस रेजोल्यूशन में क्या कोई एंटी नेशनल कोई एक भी वर्ड था? नहीं था, क्योंकि उस टाइम स्पेशल स्टेटस को लेके बात तो स्पेशल स्टेटस 11 रियासतों में ऑलरेडी है, तो अगर हम मांग रहे हैं तो वो बीजेपी वाले शोर क्यों? आपने सपोर्ट किया था उस टाइम उस चीज का? मैंने तो एज मैं तो टीवी चैनल पर आकर मैंने उसको डिफेंड किया, और मैं आज आपके माध्यम से कहता हूँ कि बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर उस रेजोल्यूशन को लेकर मेरे साथ बहस कर ले। उसके 3 पैराग्राफ हैं, उसमें अगर एक भी वर्ड ऐसा है जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के इंटरेस्ट में ना हो, या उसमें एक भी ऐसा वर्ड हो जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हो, तो हम उसका विरोध करते हैं। आने वाले बजट सेशन में अगर उस तरह की बात फिर से चलती है, क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ? नहीं, जम्मू कश्मीर को लोगों की बेहतरी के लिए, देखिए कांग्रेस का क्लियर स्टैंड है, हमें स्टेटहुड दे दो, यहाँ की जमीनों पर यहाँ के लोगों का अधिकार दे दो, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पर हमारा अधिकार हो,
यहाँ की नौकरियों पर हमारा अधिकार, क्या ये हिमाचल में नहीं? क्या ये चीज नॉर्थ ईस्ट में नहीं है? मैं तो पूरे देशों में पूरे स्टेटों में घूमा, मुझे कांग्रेस पार्टी ने सब जगह घुमाया। मैंने तो खुद देखा लक्षद्वीप में तो परमिट की जरूरत है, वहां कोई बाहर वाला जमीन नहीं खरीद सकता। हिमाचल में कोई बाहर वाला जमीन नहीं खरीद सकता, लेकिन हिमाचल में अगर बाहर वाला जमीन नहीं खरीद सकता वो देशभक्त है। अगर हम वही चीज कहते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं, फिर ये पाकिस्तानी एजेंडा हो जाता है। तो ये भाजपा का झूठा प्रचार है। आज जम्मू के डोगरे से पूछो, आज यहाँ के व्यापारी से पूछो कि क्या उनको स्टेटहुड चाहिए या नहीं चाहिए। जब नौकरी की रिजर्वेशन होगी, नौकरियों पे जब जम्मू कश्मीर के लोगों का हक होगा तो उसमें डोगरा भी, जम्मू के डोगरे को भी फायदा होगा। उसमें अगर हम कहते हैं हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज, हमारे बिजनेस, हमारे रिसोर्सेज पर हमारे लोगों का हक हो, तो माइनिंग में हमारे लोकल आदमी को काम मिलेगा। अच्छा, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि सब जो मुस्लिम लीडर्स हैं या लोकल पार्टीज हैं वो उसके खिलाफ है, तो क्या आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं तो उसमें एक बात कहूंगा कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जो उसमें अमेंडमेंट्स सरकार की, जो मुस्लिम पर्सनल लॉज, जो पर्सनल लॉज हैं मुस्लिम्स के, उस पे इंटरफेरेंस है और वो मुस्लिम अदारों को कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये बीजेपी के जो खोखला नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये उस गुब्बारे का हवा निकाल रहा है। और जिस तरीके से आपने देखा कि अपोजिशन की जो मेंबर्स ने सुजेशन दी, उनको आउटराइटली रिजेक्ट किया गया। सरकार इन अदारों को कंट्रोल करना चाहती है और जो एक पर्टिकुलर जो समाज है उसके साथ भेदभाव करना चाहती है, उसकी ये मंशा दर्शाती है इस अमेंडमेंट के जरिए। रिजर्वेशंस को लेके बात चली थी, फिर कोर्ट में चला गया मसला, तो क्या उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, रिजर्वेशन जो है, अब वो तो जो लोग स्टेक होल्डर थे उनको रिजर्वेशन मिली है और वो डिजर्व करते थे, बिल्कुल, और उनकी स्ट्रगल पिछले काफी सालों से थी। तो रिजर्वेशन का कहीं भी जो है वो इक्विटी का कंसेप्ट है। तो आज भी दूर दराज का बच्चा गांव में, क्या वो जम्मू के यहाँ के बच्चे से compete कर सकता है? आज जो कुपवाड़ा में बैठा हुआ बच्चा है वो श्रीनगर के बच्चे से compete कर सकता है? नहीं कर सकता। आज जो पुंछ में बैठा है, जो राजौरी के दलोड़ी में, सलियोट में, जहाँ आज भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वो जम्मू के यहाँ टॉप के इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे से कैसे compete करेगा? तो जो रिजर्वेशन, कुछ कुछ ग्रुप जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनको रिजर्वेशन जो मिली है वो डिजर्व करते हैं, तो वो तो ठीक है, उनको मिलनी चाहिए थी और वो मिली है। इफ्तिकार साहब, लास्ट पे एक सवाल रहेगा आने वाले बजट सेशन में, क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके जो मसले मसाइल है किस तरह हाईलाइट करेंगे आने वाले बजट सेशन में? देखिए, मैं जम्मू प्रोविंस का एक इकलौता एमएलए हूँ जहाँ मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज हैं, क्योंकि मैं हेडक्वार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का एमएलए हूँ। वहाँ के बहुत मसाइल हैं, वहाँ मिनी सेक्रेटरीट का मसला है, वहाँ फ्लाईओवर का मसला है, वहाँ सर्किट हाउस का मसला है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी का मसला है, बिजली का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, और सबसे बड़ा मसला वहाँ बाबा गुलाब शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने का मसला है। तो जो भी लोगों के जीएमसी का मसला है, वहाँ जो मसले हैं वो मैं असेंबली में उठाऊंगा और उनकी तर्जुमानी करेंगे। और उसके अलावा भी अगर पार्टी की तरफ से, क्योंकि मैं जम्मू प्रोविंस से एक अकेलौता एमएलए, तो कहीं भी किसी भी जगह से कोई इशू होगा वो मैं असेंबली में। आपका बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।